हेलो दोस्तों, ऋषि क्लासेस के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स की क्लास 11th का। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कल रेट के बारे में कुछ बातें जाने थे। रेट के बारे में जैसे उसके बारे में एवरेज पढ़ लिए थे, इंस्टैंटेनियस पढ़ लिए थे, और उसकी जो दो प्रॉपर्टी थी, एक दो प्रॉपर्टी और भी पढ़े थे, उसको जो डिकम्पोज करता है और फार्मेशन, हमने इसके बारे में भी अच्छे से जान लिया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन किसे बोलते हैं? जब केसी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाए? सीधे प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। मतलब अगर प्रोडक्ट का फार्मेशन हो तो क्या हो जाए, हमारा रेट कांस्टेंट भी क्या हो, इंक्रीज करें। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने उस दिन एक ग्राफ देखे थे हम सब ने। यहाँ पर क्या था? टाइम। यहाँ पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, इसके बारे में जब हम लोगों ने देखने चले थे तो क्या हो रहा था, हमारा प्रोडक्ट यहाँ से ऐसे ही इंक्रीज कर रहा था। उसके बाद हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा था, यहाँ से ऐसे डिक्रीज कर रहा था। ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट का ग्राफ है। ये क्या हमारा प्रोडक्ट का है। जैसे जैसे हम क्या होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, वैसे वैसे क्या होता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज करता है तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जैसे जैसे क्या होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये केसी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। केसी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? केसी प्रोडक्ट के। यहाँ पर केसी इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर हम लोग प्रोडक्ट की, जैसे प्रोडक्ट की मात्रा जब बढ़ेगी तो क्या होगा, केसी की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए लिखा है द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। हमारा जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली वो हमारे प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हमारे रेट के। उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू के जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो रेट होता है। यहाँ पर जो हमारा रेट है वो क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उसमें जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें क्या करते हैं, उस चीज़ को अगर उससे डिवाइड करते हैं, जैसे इसके केसी क्या है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग रिएक्टेंट को देखेंगे तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसमें क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट से में डिवाइड करेगा तो हमारा केसी के क्या हो जाएगा, रेट के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्या होगा, रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, उसी के साथ हमारा के भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेट कांस्टेंट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब हमारा रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो हमें वो रिएक्शन जल्दी देखने को मिलेगा। अगर रिएक्टेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जल्दी जल्दी, तो हमारा रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जो क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या के बराबर क्या पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतना हमारा क्या होगा, रेट कांस्टेंट, हमारा रेट क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितना टाइम कम लगेगा उतना हमारा रेट क्या होगा, कम होगा, उतना लेस देन होगा। क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो बहुत कम आएगी। और जितना ही ये चीज़ कम होगा उतना ही क्या होगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। और के का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जब डायरेक्टली है तो जैसे जैसे क्या होगा, हमारा टाइम जितना कम लगेगा हमें वो उसमें के की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। मतलब पॉजिटिव की तरफ हमारी वैल्यू जो है के की और अच्छी मिल सकती है अगर हमारे टाइम कम कंज्यूम हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ये प्रोडक्ट के है। प्रोडक्ट जितना जल्दी हमें जितना ज़्यादा मिलेगा उतना हमारा क्या होगा, रेट ज़्यादा होगा। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस की रेट होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती हैं, प्रोडक्ट के होती हैं। प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, हमारा
रेट होता है। जैसे जैसे जितना फास्ट हमारा क्या होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उतना ही फास्ट मतलब उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा रेट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं तो यहाँ पर हम इस एक रिएक्शंस लिखते हैं उसके हम लोग क्या लिखेंगे उसका यही फार्मूला लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए द गिव फार्मूला फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जब होता है तो हम केसी के फार्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ मान लीजिए हम ले लिए 2a प्लस b, उसके बाद c प्लस 4d। यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन को ले लिए तो इस इक्वेशन को जब हम लोग क्या करेंगे रेट के फॉर्म में लिखने चलेंगे तो रेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था हमारा प्रोडक्ट था। जहाँ रेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है हमारा प्रोडक्ट है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग पहले क्या लिखेंगे a। यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर a लिखेंगे तो जो इसके स्टोइकियोमेट्री है इसको कहाँ ले जाएंगे इसके पावर में ले जाएंगे प्लस यहाँ पर क्या है b है। इसके यहाँ जो लगा है मोलर मास का मतलब मोलर मास का ये प्रतीक होता है जो हम इसको बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये क्या है मोलर, इसके स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1 है, इसके पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बाई सी की प्लस डी। क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पर एक क्या हो गया हमारा ये रेट रिप्रेजेंट करने का इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने क्या किया इसके रेट को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे रेट को इसी तरह से प्रदर्शित करेंगे। फिर ये तो हो गया रेट प्रदर्शित करने का तरीका, ये आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी जो हम जैसे हमने बताया उसी हिसाब से करना है। हमें क्या करना है यहाँ पर देखिए व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन का लॉ क्या है कहता है, मास एक्शन का लॉ कहता है कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर देखिए फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए तो हमारा रेट क्या है, ये तीनों क्या है हमारे रेट हैं, ये तीनों हमारे रेट हैं। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए रेट मास लॉ के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे काट देंगे। यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये चीज़ जो है हमारा सही हो जाएगा क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से हमारा जो कांस्टेंट होता है मतलब रेट जो होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। एंड तीसरे में रिएक्टेंट दे दिया है तो रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से तो होता नहीं है। जब यहाँ से होता नहीं है तो वो क्या है प्रोडक्ट क्या है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम लोग काट देंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो हमारा रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। तो इसी बात का इसमें क्या करना है ध्यान रखना है लॉ ऑफ मास एक्शन में। रेट लॉ एक्सप्रेशन, आइए हम लोग देखते हैं रेट लॉ। इट इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रेट लॉ को अभी हम लोगों ने एक वे में पढ़ रहे थे, उसके प्रकार जान रहे थे, उसकी परिभाषा जान रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। किसी भी रिएक्शंस की जो हमें रेट है उसको क्या करना पड़ता है कैलकुलेट करना पड़ता है। जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके मैथमेटिकल वे पे जाना पड़ेगा। जब हम उसके मैथमेटिकल वे पे जाएंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच डोनेट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। हमें तो क्या पता होना चाहिए उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जब हमें उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता होगा जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर की जो ब्रैकेट लगता है वो क्या है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का है। जब किसी चीज़ का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है तो हम उस चीज़ के
चारों तरफ क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर जब लगाते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर क्या करते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट्स लेते हैं। फिर रिएक्टेंट्स का क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, व्हिच राइज इन द पावर विच में और मे नॉट बी सेम स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि हम लोग कोई रिएक्शंस किए, जैसे यहाँ पर देखिए 2A + B टेंड्स टू C। यहाँ पर जब हम लोगों ने रिएक्शंस किया तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते थे A + B टेंड्स टू C। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में ये अंतर है कि इसका 50% यूज हो रहा है इस रिएक्शंस में और इसका 50% यूज हो रहा है। लेकिन इन दोनों के यहाँ पर जब चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अलग अलग लग रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2A लग रहा है 1B के साथ। जब 2A 1B के साथ लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 66 पॉइंट समथिंग लगेगा, यहाँ पर A की जो मात्रा होगी C वाले प्रोडक्ट में वो किसकी परसेंटेज ज़्यादा होगा, A की परसेंटेज ज़्यादा होगी, क्योंकि B के साथ ये ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक B के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, C मिलेगा। जैसे यहाँ पर H2 + ½ O2 टेंड्स टू H2O। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर बैलेंस जब देखने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए H2 था, H2 तो एक ही मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हम O2 लिए, O2 का मॉलिक्यूल लिए, जब हम O2 को रखे वहाँ पर तो हमें O2 को बैलेंस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एक ऑक्सीजन के साथ 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे थे। जब यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कंज्यूम हो रहे थे तो वहाँ पर एक मॉलिक्यूल क्या बन रहा था, जल का। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, 2 हाइड्रोजन के साथ एक मॉलिक्यूल किसका लेना है, यहाँ पर O2 का। या तो हमें ऐसे करके O2 को ना बैलेंस करके यहाँ पर देखिए H2 + O2, उसके बाद H2O। जब H2O बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो हम O2 को बैलेंस कर दें, 1 कर दें, 1/2 से इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये 2 ऑक्सीजन को आराम से कंज्यूम कर लेगा। और जब यहाँ ये कंज्यूम हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये 2H2O। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है। जब हम उस रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर से उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब किसी कांस्टेंट नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी कांस्टेंट नंबर को हमें क्या करना है, उसके रेट लॉ में एक्सप्रेस कर देना उसके पावर के रूप में। जैसे हमारा रेट लॉ क्या करता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के पावर X एंड B के पावर Y। यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। जब ये प्रोपोर्शनल हम लोग हटाते हैं प्रोपोर्शनल को तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर R के A के पावर X एंड B के पावर Y। यहाँ पर क्या आ गया, ये जो है ये कांस्टेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट मानते हैं। क्योंकि जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं यहाँ से जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। जब हम उस कांस्टेंट को लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो यहाँ जो हमारा कांस्टेंट आया है वो के, वो क्या करते, प्रोपोर्शनल को जो हम लोगों ने हटाया इक्वेशन से तो हमें क्या मिला, रेट कांस्टेंट के। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, इस रेट कांस्टेंट के इक्वल किया तो हमें क्या मिला, जैसे यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसको लिखा गया। और इस पर क्या है, पावर जो है A के पावर X और B के पावर Y। जो X है वो क्या है, एक ही स्टोइकोमेट्री है। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे थे तो एक ही जो स्टोइकोमेट्री थी वो कितनी थी, X थी।
ए की जो स्टोइकोमेट्री थी वो कितनी थी, x थी, और y की जो स्टोइकोमेट्री थी वो y थी। जैसे यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसा लिखा जाएगा, x a प्लस y b टेंड्स टू c। यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है x है वो क्या है, इसकी स्टोइकोमेट्री है, और y जो है क्या है, इसकी स्टोइकोमेट्री है। जो हमारे रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट की क्या है, स्टोइकोमेट्री है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जब भी करेंगे तो उसमें जो इसकी स्टोइकोमेट्री होगी हम उसको क्या करेंगे, उसके पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर दूसरी बात यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, प्रोडक्ट के। तो ए एंड बी हो गया क्या हमारा, प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको फिर हम लोगों को क्या करना है, रेट कांस्टेंट के ऊपर फार्मूला डेवलप करना है। जब हमें रेट कांस्टेंट के ऊपर फार्मूला डेवलप करना है तो हम लोग क्या करेंगे, के इक्वल टू, जब यहाँ पर के इक्वल टू करेंगे तो ए एंड बी, ये पोर्शन जो है यहाँ से आके यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि जब इक्वल के इधर हम लोग मल्टीप्लाई को इधर लाते हैं, इक्वल के इधर, तो क्या कर देता है, यहाँ पर आके डिवाइड कर देता है। और जब यहाँ से डिवाइड का चीज़ ले जाते हैं तो इधर क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट बाई ए के पावर x b के पावर y। ये हमारा क्या हो गया, रेट लॉ हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब रेट क्या था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इसको जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से ए कट जाएगा और रेट कांस्टेंट सीधा आ जाएगा प्रोडक्ट के इक्वल। एंड वेयर के इज द रेट कांस्टेंट, के क्या हमारा रेट कांस्टेंट है। एंड ए एंड बी आर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑन ए रिएक्टेंट। एक्स एंड वाई क्या है, मोलर, एक्स एंड वाई, ए एंड बी आर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट है। आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑर्डर्स के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग कोई भी रिएक्शंस करते हैं तो उसमें कई प्रकार के वो होते हैं, स्टोइकोमेट्री होती है। जब हम इसको स्टोइकोमेट्री के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने वो से रिएक्ट कर रहा है, कौन सा खुद से ही रिएक्शन कर रहा है, कौन खुद ही डिकम्पोज हो रहा है, तो वो जो हम लोग निकालेंगे तो किसके बेसिस पे निकालेंगे, इसके पावर के बेसिस पे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है वेयर के इज द रेट कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। एंड ए एंड बी आर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एक किसके मोलर कांस्टेंट किसके हैं, रिएक्टेंट के हैं। एक्स एंड वाई आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए एंड बी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसको क्या माने, रिएक्टेंट माने, तो हम लोगों को अब ऑर्डर पढ़ना है। ऑर्डर के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद जानेंगे कि ऑर्डर होता क्या है और ऑर्डर पढ़ना है इतना ज़रूरी क्यों है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन, एज द रिएक्शन प्रोसीड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम किसी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर्म में, जब उसे क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में जानते हैं। जैसे हम लोगों ने जब वहाँ पर बनाए थे ग्राफ को, तो किस वे में था, यहाँ पर क्या था, हमारा रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट क्या रहा था, डिक्रीज हो रहा था, टाइम के साथ डिके उसका स्लोप क्या होता था, डिक्रीज हो रहा था। और हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल दोज ऑफ द रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग ऑन ए शोन ग्राफिकली। व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम लोग किसी रिएक्शंस को करते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम लोग जब रिएक्शंस को करते हैं, जो चीज़ लेते हैं हम लोग उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ को रिएक्टेंट बोलते हैं, जो चीज़ बनती है हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। उसे हम रिएक्टेंट नहीं बोल सकते। जो चीज़ हम बनाते हैं उसे हम प्रोडक्ट ही बोलेंगे। तो
तो जो जो चीज़ हम बनाते हैं वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमेशा जब कोई भी रिएक्शंस करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज करता है और रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है हमारा डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट हमारा कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है। रिएक्टेंट कीप आउट डिक्रीजिंग, यहाँ पर ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसको इस ग्राफ से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इट्स शो डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शंस रेट ऑन द concentration of the reactant. It's shown dependence of the reactions rate on the concentration of the reactant. जितना मतलब अच्छा किसका होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका, रिएक्टेंट का होगा, उतना ही क्या होगा, हमारा रेट अच्छा आएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग दूध लेते हैं, अभी हमने बताया जब स्टार्टिंग में आप लोग को एग्जांपल दूध वाला, तो दूध में क्या करते हैं हम लोग, जब उसको जमाना होता है, एक पात्र में हम लोग क्या लिए, दूध ले लिए। इसमें जब दूध ले लिए तो हमें क्या करना है, इसको दही बनाना है। जब इसको दही बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ी मात्रा में दही लेते हैं। लेकिन अगर इसकी मात्रा हम लोग थोड़ी लेंगे तो इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन इसकी मात्रा अगर हम इस दही की जो रिएक्टेंट है, सेकंड रिएक्टेंट है, इसकी मात्रा क्या कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, तो ये जल्दी जल्दी इससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और हमें जल्दी मिल जाएगा, लेस देन इस टाइम से जिसमें जब हम थोड़ा सा ले रहे थे उससे कंपेयरली जब इतना लेंगे तो हमारा दही क्या होगा, जल्दी जमेगा। तो इसलिए रिएक्टेंट की मात्रा और कॉन्सेंट्रेशन अगर अच्छी होगी तो हमारा रेट क्या होगा, और एकदम अच्छा होगा, और हमें जो प्रोडक्ट है वो जल्दी मिलेगा। प्रोडक्ट की जो मात्रा होगी इंक्रीज करने की वो बहुत फास्ट होगी। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट की मात्रा या उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, वो फास्टली इंक्रीज होगा। सेकंड फैक्टर जो है हमारा ये बोलता है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is also found to decrease. The rate of a chemical reaction also found to decrease with the progress of a reactions. केमिकल रिएक्शंस का रेट इज डिक्रीज, मतलब रेट क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। जैसे आप अभी ने देखा, आपको अभी हमने बताया कि यहाँ पर क्या लिए, हम दही लिए। ये दही इसमें जाएगा और टाइम के साथ क्या करेगा, जैसे हमने इसमें डाला, ये सबसे पहले क्या पाएगा, दूध पाएगा। दूध में क्या करेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव करेगा। जब ये रिएक्टिव करेगा एक टाइम आएगा कि दूध बचेगा ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, ये सब क्या बन चुका होगा, दही बन चुका होगा। इस बीकर में जितने भी थे वो सब क्या बन चुके होंगे, दही बन चुके होंगे। जब वो दही बन चुका होगा तो क्या फर्दर रिएक्ट करेगा, ये दही से रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जो दूध था इसने क्या किया, उसको दही बना चुका है ऑलरेडी, दही बना चुका है। जब ये ऑलरेडी उस चीज़ को दही बना चुका है तो उससे रिएक्ट करने की कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्वयं के रिएजेंट स्वयं से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर उसका जो रेट होगा दही का, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। एक वक्त के बाद, टाइम के बाद वो रेट क्या होगा, जो दही बनाने का प्रोसेस था इस दही का और इस दूध का, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और स्लो हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा एकदम। तो तीसरे पॉइंट में जो लिखा है वो यही लिखा है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ये आल्सो फाउंड टू डिक्रीज विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे उसका क्या होगा, रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा।